Hello students, we are going to study science chapter number 16, universe and organic revolution, and this is video number 2nd. So in previous class we have studied about origin of universe, in which we tried to study or tried to know that how our universe is originated, and we also came to know that the people of ancient time also tried to know about the truth about the origination of universe, in which we first studied about Indian cosmology. And according to Indian cosmology, we know that Indians believed, or ancient sages believed, that universe is made up of consciousness. That means everything we see in and around our us are actually part of consciousness. कि हमने इंडियन कॉस्मोलॉजी में ये पढ़ा कि जो भी यानी कि इस ब्रह्मांड की जो रचना है वो चेतना से हुई है, कॉन्शियसनेस से हुई है। और ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, चाहे वो चांद सितारे हों, पेड़ पौधे हों, या जीव जंतु हो, या फिर हम ही क्यों ना हो, ये सब किससे बने हुए हैं? आपके चेतना के ही छोटे छोटे हिस्सों से बने हुए हैं। तो इंडियन कॉस्मोलॉजी ये कहती है, और साथ के साथ इंडियन कॉस्मोलॉजी ये भी बताती है कि डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन, बोथ द प्रोसेसेस कंटिन्यूसली टेक प्लेस, एंड यूनिवर्सेस आर क्रिएटेड एंड डिस्ट्रैक्टेड। कि इंडियन कॉस्मोलॉजी ये भी बताता है कि आपका जो यूनिवर्स है उसका निर्माण और उसका डिस्ट्रक्शन, यानी कि उसकी बर्बादी, दोनों ही साथ साथ चलती रहती है। यानी कि नए यूनिवर्स का निर्माण होता है, समय के साथ वो डेवलप होता है, विकसित होता है, और उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब उसका समाप्त होने का समय आता है, तो वो नष्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद दोबारा एक नए यूनिवर्स का जन्म होता है, और इस तरीके से ये जो साइकिल है लगातार चलता है। एंड द गैप टाइम और द टाइम लैप्स बिटवीन क्रिएशन ऑफ टू यूनिवर्स इज नोन एज कल्पा। और जो एक्चुअल में दो क्रिएशन होती हैं, दो यूनिवर्स के बनने के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उनके क्रिएशन के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उसे कल्प कहा जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली इंडियन कॉस्मोलॉजी समझ में आ गया होगा। तो इंडियन कॉस्मोलॉजी बताता है कि जिस तरीके से एक बीज जो होता है पेड़ का, वो डायरेक्टली पेड़ में कन्वर्ट नहीं होता है, उसे मिट्टी में रोपने के बाद वो कुछ समय तक उस बीज वाली ही अवस्था में रहता है, ताकि वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल सके, और उसके बाद यानी अपने आप को भविष्य के लिए तैयार कर सके, और उसके बाद वो विकसित हो सके एक नए पेड़ के रूप में। ठीक। तो जो पेड़ है विकसित होता है समय के साथ, और उसके बाद बीज पैदा करता है, और उसके बाद वो नष्ट हो जाता है। लेकिन उसके द्वारा प्रदान किए गए जो बीज हैं उससे नए पेड़ों की उत्पत्ति होती है। तो सेम इसी तरीके से यूनिवर्स की भी उत्पत्ति होती रहती है, और वो समाप्त भी होता रहता है। तो ये हमने इंडियन कॉस्मोलॉजी में पढ़ा। और इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि जो कॉन्शियसनेस है, बिना कॉन्शियसनेस के नॉलेज के हम सारे हमारे जो साइंस यानी यूनिवर्स में होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में यानी कि डिटेल में जानकारी हासिल नहीं कर सकते। यानी कि सिर्फ फिजिक्स के नियमों से हम, या साइंस के नियमों से हम यूनिवर्स किस तरीके से बना, या उसका काम किस तरीके से चलता है, ये समझ नहीं सकते हैं। देयर कम्स द थ्योरी ऑफ बायोसेंट्रिज्म। तो बायोसेंट्रिज्म की जो थ्योरी है, इसमें भी हमने ये पढ़ा कि जो ये थ्योरी है वो ये कहती है कि ब्रह्मांड में जो भी कोई जो घटनाएं हुई हैं, वो सारी घटनाएं केवल और केवल इंसानों के प्रगति और उनके विकास के लिए हुई है। यानी चाहे हम करोड़ों साल का समय लगा, लेकिन करोड़ों सालों के समय में जो जो घटनाएं यूनिवर्स में हमारे घटित हुई, वो सब सिर्फ इसलिए हुई ताकि जीवन की उत्पत्ति हो सके, और हम इंसान जो हैं विकसित हो सकें, और अच्छे से डेवलप कर सकें। ठीक। तो थ्योरी ऑफ बायोसेंट्रिज्म ये कहती है। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यू कैन से थ्योरी इज बिग बैंग थ्योरी। तो देखिएगा, ये वो थ्योरी है जिसको कॉमनली एक्सेप्ट किया गया है साइंटिस्ट कम्युनिटी के द्वारा, और उसके पीछे रीज़न क्या है हम जरूर देखेंगे। तो इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, की
ये जो थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है, ये यूनिवर्स के ओरिजिन यानी कि उसकी शुरुआत, यूनिवर्स की शुरुआत क्यों हुई है और कैसे हुई है, इसके बारे में बताती है। और ये पूरी दुनिया में लोगों के द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा एक्सेप्टेड है, स्वीकृत एक थ्योरी है। तो अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो अ हाईली डेंस एंड एक्सट्रीमली हॉट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोडेड। तो देखिएगा, आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले, ठीक है, कुछ जगहों पे आपको ये 13.7 बिलियन ईयर्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो करीब करीब 13.8 बिलियन ईयर अगो हमारे ब्रह्मांड में, यानी कि स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बिंदु था, ठीक है, जो कि बहुत ही क्या कहते हैं, डेंस था, यानी कि बहुत ज़्यादा सघन था। यानी कि ये जो सारे सूरज चांद सितारे, ये जो आपको दिखाई देते हैं, प्लेनेट दिखाई देते हैं, हम दिखाई देते हैं, ये सब एक छोटे से पॉइंट में समाया हुआ था। तो आप सोचो, सबको कंप्रेस करके एक छोटे से पॉइंट में डाला हुआ था, ठीक है। तो ये बेहद ही डेंस था, यानी सघन था, और साथ के साथ बहुत ज़्यादा हॉट था। तो एक बार क्या हुआ, जब इस अवस्था को, ये जो पॉइंट है, ज़्यादा देर तक बना के नहीं रख सका, तो क्या हुआ, एक भयानक विस्फोट हुआ। और भयानक विस्फोट के साथ ही वो जो पॉइंट में दबी हुई चीज़ें थी, वो पूरे स्पेस में, यानी स्पेस का निर्माण हुआ, और स्पेस में वो चीज़ें फैल गई, स्कैटर्ड हो गई, ठीक है। और इस तरीके से आपके यूनिवर्स का निर्माण हुआ। तो जो स्टेप बाय स्टेप देखा जाए यूनिवर्स की फॉर्मेशन किस तरीके से हुई है, तो देखिएगा, सबसे पहले बिफोर यूनिवर्स देयर वाज अ हॉट एंड इनफाइनेटली डेंस पॉइंट, कि हमारे यूनिवर्स के बनने से पहले, जो हमारे पूरी, यानी कि पूरा जो ब्रह्मांड है, इसका बनने से पहले क्या हुआ, कि एक हॉट, एक गर्म और बेहद ही डेंस, बहुत ही सघन एक पॉइंट था, जिसकी चौड़ाई कितनी थी, कुछ मिलीमीटर्स ही थी। After 13.7 billion years ago, this tiny point exploded. तो क्या हुआ, कि आज से करीब 13.7 बिलियंस ईयर अगो ये जो पॉइंट है, इसमें विस्फोट हो गया। After explosion, it took millions of years to cool down the universe and subatomic particle came into existence. तो देखिए, जैसे विस्फोट हुआ, उसके साथ ही आपके स्पेस और यूनिवर्स की क्या हुई, रचना हुई। लेकिन जैसा आज वो दिखाई देता है, वैसा नहीं था। उस समय क्या हुआ, कि ये जो चिथड़े थे, ये जो छोटी छोटी चीज, वो छोटा सा जो पोर्शन था, जो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ दब करके छोटे से पॉइंट जैसा था, उसके फटने से जो फोर्स है, वो उन चीज़ों के ऊपर से हट गई, और वो चीज़ें फैल गई। और लाखों साल का टाइम लगा आपके इस यूनिवर्स को बनने में। और उसमें भी क्या हुआ, जब ये जो धमाका था, वो इतना तेज था, कि जो पार्टिकल्स आपके उस पॉइंट में मौजूद थे, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो गए, यानी कि आपके जो एटम्स हैं, एटम्स में कन्वर्ट हो गए, जो भी फटा हुआ चीज था। देन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्स्ड टू फॉर्म सिंपल एटम। अब ये जो फैले हुए सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जैसी जो चीज़ें हैं, उसके अंदर ये तब्दील हो गए थे। लेकिन समय के साथ गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक साथ आए, जुड़े एक दूसरे से, और उन्होंने एटम्स का निर्माण किया। जब सबसे सिंपल एटम आपके तैयार हो गए, लेटर दीज सिंपल एटम्स फॉर्म जाइंट क्लाउड्स ऑफ इनिशियल एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम। अब ये जो एटम थे, इन्होंने आपस में मिलकर के हाइड्रोजन के, हीलियम के, लिथियम जैसे जो आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल एटम्स जो हैं, उनके बादल बना लिए। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन, हीलियम जैसे जो आपकी गैसेस हैं, इन्होंने आपस में केमिकल रिएक्शन किया, जिसको हम न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। और उसके साथ ही क्या हुआ, द क्लाउड कंडेंस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड गेव बर्थ टू स्टार एंड सुपरनोवास। तो देखिएगा, क्या हुआ, कि ये जो आपके हाइड्रोजन, हीलियम जैसे गैसेस हैं, वो आपस में केमिकली रिएक्ट किए, एक दूसरे के को अपनी नज़दीक खींचा ग्रेविटेशनल फोर्स के परिणाम स्वरूप। और ये बादल जो हैं, धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, आपके स्टार्स में कन्वर्ट हो गए, स्टार्स और सुपरनोवाज में कन्वर्ट हो गए। तो देखिए, जब कोई स्टार फटता है, तो उसे हम सुपरनोवा बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो इस तरीके से करोड़ों साल के दौरान स्टार्स का निर्माण हुआ। और लिटरली उसके बाद क्या हुआ, ये जो स्टार्स हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, और बहुत सारे तारों ने एक साथ मिलकर के एक बना लिया, एक स्ट्रक्चर बनाया, जिसको हम गैलेक्सीज कहते हैं। तो देखिएगा, इसको समझने के लिए, बेहतर ढंग से समझने के लिए,
आई हैव ए वीडियो, तो उसको गौर से देखिएगा, उससे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आपके यूनिवर्स का बर्थ हुआ था। तो शुरुआत में एक पॉइंट था, वो फट कर करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इस तरीके से डिवाइड हो गया। तो अभी ये जो अवस्था है, इस अवस्था में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में हैं, लेकिन लिटरली समय के साथ वो कंडेंस हुए, स्टार्स बने, और स्टार्स मिल मिल करके आपके गैलेक्सियों का निर्माण किया। तो अब ये जो पॉइंट पॉइंट से आपको जो उड़ते हुए दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में छोटी छोटी गैलेक्सीज हैं, यानी कि हमारे स्पेस में चारों ओर इस तरह की करोड़ों गैलेक्सीज मौजूद हैं। तो उनमें से ही एक गैलेक्सी, शायद ये हमारा मिल्की वे है, उसके निर्माण को दिखाया जा रहा है। तो देखिएगा हुआ क्या, जो गैसेस का भंडार था वो आपके क्या कहते हैं न्यूक्लियर फिजन वगैरह से होकर के गुजरा, और परिणाम स्वरूप सबसे पहले उन गैसेस से आपके स्टार्स का निर्माण शुरू हो गया। और शायद ये आपका सन है, सन की जो रचना है वो इस तरीके से हुई थी। फिर समय के साथ क्या हुआ, ये जो पिंड हैं वो ज़्यादा नज़दीक आते चले गए, और सूरज का जो साइज़ है वो बढ़ता चला गया, और इस तरीके से आपके सन का निर्माण हुआ। और जो बची कुची जो कण थे, उनसे दूसरे ग्रहों का निर्माण होना शुरू हो गया। तो वैसे सूरज के निर्माण के बाद जाकर के बाकी ग्रहों का निर्माण हुआ था आपके बिग बैंग थ्योरीज के अनुसार। तो इस तरीके से अब सूरज जो है पूरा अपने अस्तित्व में आ चुका है, और आसपास फैले हुए जो कण थे जो कि अब पिंडों में ठंडे हो चुके थे और पत्थरों में कन्वर्ट हो गए थे, चट्टानों में कन्वर्ट हो गए थे, वो आपस में टकरा टकरा करके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे से चिपकते चले गए, और इस तरीके से आपके अर्थ जैसे ग्रहों का और दूसरे ग्रहों का निर्माण शुरू हो गया। तो ये फॉर्मेशन हो रहा है आपके अर्थ का। तो देखिएगा समय के साथ साथ ये जो पिंड हैं इसके ऊपर गिरते रहे, चिपकते रहे, और अर्थ ने अपना रूप लेना शुरू कर दिया। और ये प्रोसीजर आने वाले टाइम में लाखों साल तक चला। लेकिन उसी ड्यूरेशन में क्या है, अर्थ यानी मार्स जैसा ही एक दूसरा ग्रह जो है वो धीरे धीरे अर्थ के सामने आ गया। तो ये आपका अर्थ है, और ये वो प्लैनेट है जो कि हमारे सौर मंडल में भटक के आ गया था। ठीक है, अब होने वाला क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की ओर खींचेंगे, और ये जो ग्रह है जा करके अर्थ से टकराएगा। तो आप देखें कितनी भीषण टक्कर हुई है कि वो ग्रह तो बेचारा बचा ही नहीं कुछ, और अर्थ का लगभग आधा हिस्सा तो उसने पूरा बर्बाद कर दिया। तो देखिएगा धमाका कितना ज़बरदस्त हुआ होगा। तो उस समय अगर कोई जीव यहाँ पे होता भी तो एक भी नहीं बचता। तो अब क्या हुआ, समय के साथ धीरे धीरे ये जो मलबा जो दूर फैल गया था, जो आसपास का मलबा था वो वापस अर्थ अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन ये जो मलबा था जो काफ़ी दूर था आपके अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से, यानी ऐसी दूरी पे जहाँ पर ये ना तो अर्थ की तरफ आ सकता था और ना अर्थ से दूर जा सकता था, यानी कि सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के बीच में ही फंस गया था। तो ये बेचारा बीच में फंसा रहा, और वहीं घूमता घूमता उसने आपके मून का रूप ले लिया। समय के साथ आपका जो गर्म और पिघलता हुआ जो ज़मीन था वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, और गैसेस की वजह से नए नए क्या कहते हैं बादलों का निर्माण हुआ, और समय के साथ साथ उन केमिकल्स की बरसात की वजह से आपके अर्थ पे ओशन का निर्माण हुआ, और आज की डेट में जो अर्थ जैसा हमें दिखाई देता है कुछ कुछ वैसे ही अर्थ का निर्माण शुरू हुआ। फिर इसके अलावा हमने एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस के बारे में बात पढ़ा था। तो कुछ इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो भूमि के पिंड हैं एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे से अलग हुए, जिससे कि उनके बीच में सागरों का निर्माण हुआ, तो पहाड़ों का निर्माण हुआ, और इस तरीके से आपका देन कम्स रीजंस फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द थ्योरी। तो देखिएगा हमने बिग बैंग का स्थिति देखी किस तरीके से जो है आपके क्या कहते हैं यूनिवर्स का निर्माण हुआ, किस तरीके से एक छोटे से पॉइंट से विस्फोट होकर के क्या कहते हैं पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। अब देखिए बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इस थ्योरी को साइंटिफिक समुदाय के द्वारा बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो ऐसी क्या क्या कहते हैं खास बातें थी इस बिग बैंग थ्योरी की जिस वजह से अधिकांश जो आपके साइंटिस्ट लोग हैं वो इसको सत्य मानते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
देखिएगा कंपोनेंट्स स्कैटर्ड इन द स्पेस आर स्टिल गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो देखिएगा ये जो थ्योरी है इसको सपोर्ट करने वाले लोगों का कहना है कि आज भी हम जो क्या कहते हैं स्पेस की स्टडी करते हैं, तो स्टडी करने के दौरान हमको ये पता लगता है कि हर साल जो स्पेस में मौजूद जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं, यानी कि चांद सितारे सब एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। तो ये स्टडीज़ की वजह से बहुत क्लियरली अब मेंशन किया गया है कि सब हमारे स्पेस में जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से लगातार तेज़ी से दूर जा रही है, यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है उसका फैलाव लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रेजेंस ऑफ अबंडेंस ऑफ लाइट वेट मटेरियल इन द यूनिवर्स। फिर दूसरा देखिए, जब किसी चीज़ का धमाका होता है तो उसके चिथड़े उड़ते हैं, तो चिथड़े उड़ते हैं तो उसके बड़े टुकड़े भी फैलते हैं चारों ओर, साथ के साथ बहुत फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी चारों ओर फैलते हैं। तो आपके स्पेस में इस तरह के लाइट वेटेड मटेरियल काफ़ी बड़ी मात्रा में पर्याप्त यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, प्रेजेंट है, और इस वजह से और ज़्यादा बल मिलता है इस थ्योरी को कि भाई विस्फोट हुआ होगा तभी तो ये लाइट वेटेड मटेरियल स्पेस में मौजूद है, अदरवाइज इनका तो होने का एग्जिस्टेंस का कोई वजह ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कहता है प्रेजेंस ऑफ जायंट स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स। अब देखिए जहाँ बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स मौजूद हैं वहीं पे जुपिटर हो गया, हमारा सूरज हो गए, स्टार्स हो गए, उस जैसे भी क्या कहते हैं आप बहुत सारे स्टार्स और दूसरे आपके हेवनली बॉडीज मौजूद हैं जो कि बहुत जायंट स्ट्रक्चर वाले हैं। तो देखिएगा हमारा सूरज तो बच्चा है हमारे यूनिवर्स में मौजूद दूसरे स्टार्स के मुकाबले, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टार्स मौजूद हैं जो हमारे सूरज से 18 गुना तक बड़े हैं, यानी कि ऐसे ऐसे प्लैनेट मौजूद हैं जो कि आपके सूरज के साइज के हैं। ठीक है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने विशालकाय पिंड जो हैं या फिर आपके हेवनली बॉडीज जो हैं यूनिवर्स में मौजूद हैं। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई बड़ा विस्फोट हुआ हो जिसकी वजह से किसी चीज़ के बहुत बड़े बड़े जो चिथड़े हैं वो इधर उधर फैल गए हों। फिर प्रेजेंस ऑफ माइक्रो रेडिएशन इन द यूनिवर्स। इसके अलावा देखिएगा जब कोई चीज़ फटती है तो वो रेडिएशन फैलाती है, यानी विकिरण फैलाती है। ठीक है, तो जैसे कि एटम बम जब फटता है तो उसके फटने की वजह से लोगों की मृत्यु नहीं होती, उसकी यानी कि वो होती है, लेकिन जो दूर दराज में जो लोग हैं वो उस विस्फोट से ना मर करके उस विस्फोट के द्वारा जो रेडिएशन फैलता है उससे मरते हैं। तो भयानक विस्फोट है, चारों ओर आपको अपने यूनिवर्स में आप देखेंगे ज़बरदस्त रेडिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि हम जिस हालत में अभी अर्थ पे हैं हम इसी हालत में जा कर के स्पेस में नहीं जा सकते। क्यों? रेडिएशन हमें तुरंत की तुरंत मार देगा। ठीक, तो ये जो रेडिएशन है इससे बचने के लिए ही जो अपने एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो होते हैं वो खास तरह के सूट वगैरह पहन करके जाते हैं। तो स्पेस में ज़बरदस्त रेडिएशन फैला हुआ है, तो ये भी इस बात का सबूत है कि कोई भयानक विस्फोट हुआ था जिसकी वजह से ये रेडिएशन हमारे स्पेस में फैला हुआ है। इट डज नॉट डिसअबॉय एनी नॉन रूल ऑफ फिजिक्स। इसके अलावा जो आपका बिग बैंग थ्योरी है ये फिजिक्स के किसी भी नियम का अवहेलन नहीं करता, यानी कि फिजिक्स के जो सारे नियम हैं वो इस पे लागू हो जाते हैं। तो इस वजह से भी साइंटिस्ट जो हैं इसको प्रेफर करते हैं। फिर छठा है हबल्स लॉ। तो देखिएगा 1929 में एडविन हबल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह के आधार पे बताया कि हमारा जो यूनिवर्स है कंटिन्यूस एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स हो रहा है, यानी कि जो हमारा यूनिवर्स है लगातार फैलता जा रहा है, एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सी गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर एट वेरी हाई स्पीड। और लाखों करोड़ों की तादाद में जो गैलेक्सीज मौजूद हैं उन गैलेक्सीज में के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि वो एक दूसरे से काफ़ी तेज़ी से दूर होते जा रहे हैं। ऑल्सो गेव कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमारे स्पेस में डार्क मैटर नाम का भी चीज़ है जो दिखाई नहीं देता और उसके अंदर डार्क एनर्जी भी होती है। तो देखिएगा ये अभी नए कॉन्सेप्ट्स हैं, जस्ट माना जा रहा है कि ऐसा है। ठीक है, स्पेस में गैलेक्सीज एक दूसरे से जा रही हैं, ये तो मैथमेटिकली प्रूव किया जा चुका है और अब पता है कि ऐसा हो रहा है। ठीक, लेकिन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी वगैरह के बारे में अभी
पढ़ाई शुरू ही हुई है। तो हो सकता है आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद जो साइंस हम पढ़ रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत मानी जाए, या फिर उसका बहुत बड़ा हिस्सा गलत माना जाएगा। लेकिन हमें देखो गलती से ही सीखते हैं, तो साइंस हो या मैथ्स हो उसमें चेंजेस लगातार होते रहते हैं समय के साथ। तो हमें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आपके इसी टॉपिक के अंदर, बिग बैंग के अंदर ही कुछ और चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड मासलेस पार्टिकल ऑफ सर्न लेबोरेटरी इन जेनेवा एंड दिस डिस्कवरी हैज़ चेंज द थॉट ऑफ फिजिसिस्ट। तो देखिएगा, अभी तक जो साइंटिस्ट थे उन लोगों का यही मानना था कि दुनिया में कोई भी चीज़ है तो उसका मास जरूर होगा, यानी कि उसका वज़न जरूर होगा। लेकिन हुआ क्या कि आपके जिनेवा नाम का एक शहर है, वहाँ पर एक सर्न नाम की लेबोरेटरी बनाई है। एक हज़ारों एकड़ ज़मीन के ऊपर एक बड़ी लेबोरेटरी बनाई गई है, ठीक है, जहाँ पे आपके जो एटम्स हैं उनको एक बड़ी पाइपलाइन के बीच में बहुत स्पीड से गुजारा जाता है और उनसे टकरा करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि आपके यानी दो एटम्स के विस्फोट से जो एनर्जी रिलीज होती है, कुछ ऐसा ही विस्फोट हुआ था आपके बिग बैंग के दौरान, ठीक है, ठीक है। तो वो एक्चुअल में बिग बैंग कैसे हुआ था, उससे किस तरीके से एनर्जी रिलीज हुई थी, और जो एनर्जी है उसको हम अपने लिए यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस तरह के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं लेबोरेटरी में जो कि जिनेवा में है। और इस लेबोरेटरी का नाम सर्न नाम का है, सर्न लेबोरेटरी है, ठीक है। और ये बहुत बड़े इलाके में बनाया हुआ है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल करते दौरान या एक्सपेरिमेंट करने के दौरान पता लगा जो कुछ पार्टिकल्स इन हमारे साइंटिस्टों ने खोजे जिनका कोई मास था ही नहीं, यानी उनके अंदर कोई मास था ही नहीं, ठीक है। अब साइंस का जो आपका एक नियम है कि भाई हर चीज़ का अपना मास होता है, तो वो जो नियम है वो गलत माना जाने लगा। यानी कि अब क्या हुआ, जो हमारे फिजिसिस्ट थे यानी भौतिक विज्ञानी थे, उनको समझ में आया भाई प्रैक्टिकली हमने जब चीज़ देख ली कि पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जिनका मास नहीं है, यानी फिजिक्स का वो नियम गलत हुआ। तो अब चूंकि अब फिजिक्स के नियम गलत साबित हुए तो फिजिसिस्ट की जो सोच है वो भी धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हो गई। और ये फिर से हमारे इंडियन कॉस्मोलॉजी और आपके थ्योरी ऑफ बायोसेंट्रिज्म पे लोग जो है कॉन्सेंट्रेट करने लगे, उनके ऊपर स्टडी करने लग गए हैं। ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे पॉल स्टीनहार्ट, ठीक है, ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। तो ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक अध्यापक थे। हैज़ प्रपोज्ड pyrotic model and has said that universe came into existence as a result of collision of two or three dimensional universes in fourth dimension। तो देखिएगा, जो पॉल स्टेनहार्ट थे उन वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के थे। तो उनके हिसाब से उन्होंने एक पायरोटिक मॉडल बनाया। पायरोटिक मॉडल के अनुसार क्या था कि इनका मानना है कि यहाँ बिग बैंग जैसा कुछ हुआ था लेकिन उसमें एक छोटा पॉइंट नहीं था। यहाँ पे अलग अलग तरह के दो तीन जो आपके यूनिवर्स थे, यानी कि अलग अलग तीन या चार, तीन यूनिवर्स, दो तीन यूनिवर्स, वो जाके चौथे यानी कि यूनिवर्स के डायमेंशन यानी कि फोर्थ डायमेंशन वाले यूनिवर्स में जाकर टकरा गए। यानी कि अलग अलग यूनिवर्स जाकर के एक दूसरे से टकराए, ठीक है। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ होगा, ठीक। एंड दिस थ्योरी ऑल्सो एक्सेप्ट एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, बट दिस एक्सपेंशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बिग बैंग थ्योरी। तो देखिएगा, तो यहाँ पे भी आपस में टकराने के बाद ये जो आपकी थ्योरी है वो ये कहती है कि जो भी चीज़ें हैं वो जिस तरीके से बिग बैंग में माना गया कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं चीज़ें, एक्सपैंड हो रही हैं एक दूसरे से, ठीक है। सेम ऐसे ही इसमें भी इन्होंने माना कि जो हमारे यूनिवर्स में मौजूद जो आपकी आकाश गंगाएं हैं, जिसे हम गैलेक्सीज कहते हैं, स्टार्स, जो जिसमें बहुत सारे हज़ारों करोड़ों तारे होते हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। लेकिन एक स्लाइट डिफरेंस है बिग बैंग थ्योरी से इसमें, और वो क्या है, द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग लाइक ए रबर मेम्ब्रेन। कि इनका ये मानना है कि जो आपका यूनिवर्स है रबर मेम्ब्रेन की तरह, नहीं रबड़ की तरह फैल तो रहा है। तो रबड़ जब फैलता है, फैलने के बाद क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो वापस, यानी जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वापस सिमट करके वापस एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। तो रबर मेम्ब्रेन की तरह, यानी कि एक रबर के
पीस की तरह है या झिल्ली की तरह है जो फैल रहा है, और वो तब तक फैलेगा जब तक कि उसके अंदर एनर्जी है, लेकिन उसके बाद वो कम बैक करेगा, वापस पूर्वावस्था में आ जाएगा। यानी कि अभी जहाँ जितना फैल सकता है यूनिवर्स फैलेगा, और उसके बाद वो वापस पहले वाली अवस्था में खींच करके वापस आ जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, बट देर इज अ नो लोकस ऑफ दिस एवर एक्सपेंडिंग डिस्टेंस। और इनके क्या कहते हैं, जो थ्योरी है वो ये कहती है कि यूनिवर्स जो है बेतरतीब ढंग से जो है चारों ओर फैल रहा है, जिसकी वजह से इसका कोई बिंदु पथ नहीं है। यानी कि आप किसी एक पॉइंट को सेंटर पॉइंट मान करके बता नहीं सकते हो कि ये आपके यूनिवर्स का सेंटर है। ठीक है, तो ये थोड़े से डिफरेंस थे आपके पॉल स्टीनहार्ट के द्वारा दिए गए पायरोटिक मॉडल्स के अंदर। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बिग बैंग थ्योरी में आपको पहले दूसरे जो स्लाइड हैं जिसमें मैंने आपको स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स बताया, और इसके अलावा इसके एक्सेप्टेंस के बारे में बताया, इसके बारे में डिटेल बतानी है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पॉल स्टेनहार्ट ने, जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अध्यापक थे, उन्होंने जो पायरोटिक मॉडल दिया वो क्या था, तो आपको जस्ट ये लिखना है। ठीक, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड today's topic well, and in next video we will discuss about the origin of life on the basis of other theories. So till then, bye.